नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं हूं अमलेश आनंद। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का ये अंतिम क्षण है। आज मतगणना है और मतों की गिनती जारी है एन कॉलेज पटना में। और आज हमको ये देखना है कि पटना के दो लोकसभा क्षेत्र, एक पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती की टक्कर है और दूसरे पर आपके साथ अंशुल अभिजीत और रविशंकर प्रसाद का दोनों के बीच टक्कर है। लगातार सुबह से जो रुझानें चल रही है इसमें ये देखा जा रहा है पटना में रविशंकर प्रसाद बहुत आगे चल रहे हैं। अंशुल अभिजीत की अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ मीसा भारती एकदम से टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आपको जैसा कि पता है रामकृपाल यादव हैं और रामकृपाल यादव कभी आगे कभी पीछे ऐसा चल रहा है। पूरे बिहार के परिदृश्य में अगर बात करूं तो मैं बता दूं कि मैं तो ग्राउंड लेवल पर जाकर के क्षेत्र में जाकर के मैंने लोगों से ओपिनियन लिया, जाना कि क्या चल रहा है माहौल, किसकी इस बार सरकार बनेगी, कौन आपके सांसद होंगे। इन सारी बातों को जानते हुए जो हमारा जो मंथन था, हमारा जो रुझान था, उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन नज़र आ रही है। जैसे कि मैं अगर उजियारपुर की बात करूं तो वहां से पहले के क्षण में, जैसे सुबह में जब शुरुआत हुई थी मतगणना की, तो उस समय वो बिल्कुल पीछे जा रहे थे आरजेडी के, वहाँ से आलोक कुमार आगे चल रहे थे। अभी नित्यानंद राय आगे बढ़ चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें छपरा की तो छपरा में रूढ़ी आगे नज़र आ रहे हैं, जबकि वहाँ भी एक कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी बात है कि पटना में जो दो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र है उस पर हम कुछ आप लोगों को ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि जहां रामकृपाल यादव और मीसा भारती का भयंकर टक्कर दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू राज हैं और मैं अभी पटना में मौजूद हूं, पटना के ये जदयू कार्यालय के बाहर, और हम जानने की कोशिश करते हैं हम अपने सहयोगी से कि क्या चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो जनता ने अपना जनमत देकर के मुखिया का चुनाव किया है, चाहे वो सांसद के तौर पे हो या फिर प्रधानमंत्री के तौर पे, क्या देश के विकास के लिए एक विकासशील प्रधानमंत्री का चुनाव कर पाएंगे? सोनू जी, आइए हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अभी जो सुबह से रुझान चल रहा है, इस रुझान में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे नज़र आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आप लोग देखते होइएगा, अभी सुबह से ही लगातार लोग देखते आ रहे हैं कि टीवी पे देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बार किसका सरकार बनेगा। लेकिन पहले ही तय हो चुका है कि सरकार किसके पक्ष में है। आप भी सोच रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं। आपको भी पता होगा इस चीज़ के बारे में कि कितना 400 का पार जो आंकड़ा लगाया मोदी ने, नारा दिया था, उस पर क्या कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है। अब ये बात ये आती है कि कितना 400 पार वो बोले हैं, बट अभी आ कितना रहा है। अभी रुझान जिस तरीके से है उससे साफ अंदाज़ा लग रहा है कि 300 तक सीमित हो जाने वाली संभावना व्यक्त हो रही है। अब बात करें, अभी हम पटना के जदयू कार्यालय के पास है और जदयू की बात किया जाए तो 15 सीट, जो कि 15 सीट जदयू के खाते में जाने वाली है। अभी एक और वहाँ के कांटे का टक्कर वहाँ कटिहार से है, जो कि दुलार चंद्र गोस्वामी हैं, वो आगे निकल रहे हैं, शुरू से ही आगे निकलते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, शुरू में ये रुझान आई थी जी कि कटिहार में जो आपका तारिक अनवर जी हैं जी, वो शुरू में एक बार तो आगे आए थे, लेकिन उसके बाद फिर पीछे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा था। लगातार लोग देख रहे थे कि भाई कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। अब यहाँ से बात करें सीतामढ़ी की, हम पहले बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी में जदयू का सीट है और वहाँ पे देवेश चंद्र ठाकुर 2 बार आगे गए, फिर पीछे चले गए, फिर आगे गए, फिर पीछे चले। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें साफ अंदाज़ा लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो कि इस बार वो निकाल लेंगे, सांसद का पद उन्हें ही मिलेगा। और क्योंकि वहाँ पे लोग दावा भी कर रहे थे, क्योंकि MY समीकरण वहाँ पे बहुत अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ अर्जुन राय के पक्ष में। अभी लगातार लोग सोच रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ही आगे आए और दुलार चंद्र गोस्वामी कटिहार से। अच्छा सोनू जी, आप ये बताइए कि अभी शिवहर का परिदृश्य जो है
जी, जी। जैसा कि लग रहा था, जो जनमत था, जो जी, रुझान था, जी। वो लग रहा था कि पलट जाएगा। जी, जी। लेकिन यहाँ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, वैसे लवली आनंद का वो पुराना क्षेत्र रहा जी, जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्या समीकरण लग सकता है आपको? सर ये बता दें आपको, पहले तो लोग सोच रहे थे ये कि आनंद मोहन को वोट ना, आनंद मोहन बाहर निकले, उसको लेकर थोड़ा सा वोट लोग काटना चाह रहे थे। लेकिन लगातार मतलब लोग कैसे पलट गए, ये कुछ मतलब ये तो राजनीतिक है, इसे सत्ता एक ऐसा चीज़ होता है जो कभी पलटी मार सकता है। ऐसे जैसे हम अभी ये जदयू कार्यालय के पास, आप समझ सकते हैं इससे क्या बोलना चाह रहा था मैं। तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ है, सेम कंडीशन वहाँ पे ऐसा ही हुआ है, क्योंकि रीतू जायसवाल का बोलबाला था वहाँ पे। बहुत सारे लोग मतलब रीतू जायसवाल हाय रीतू जायसवाल ही कर रहे थे। लेकिन क्या कुछ हुआ, मतलब 2 दिन के अंदर में वो मैं सोच नहीं पाया और समझ भी नहीं पाया। अच्छा, एक बात बताइए, हम दोनों साथ में थे, थोड़ा आगे आइए। जी। हम दोनों साथ में थे जब हम छपरा गए थे। जी, जी, जी। और आप देख रहे थे वहाँ जो हम लोगों ने 5-6 स्पॉट को कवर किया था। जी, जी। और वहाँ का, जैसे कि आपको बता दूं, समाहरणालय में हम लोगों ने जी, किया जी, था। जी, जी। और वहाँ की जो परिदृश्य थी, उसमें आपको नहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बिल्कुल सर, कह सकते हैं आप इस पे, क्योंकि हम आपके साथ थे और हम लोग सबसे पहले शुरू किए हुए थे सारण से, ये हाजीपुर से। हाजीपुर सॉरी, ये क्या था, चौक पर से शुरू किए थे हम लोग छपरा में, सारण के छपरा से। तो सोनपुर, हाँ सर, सोनपुर से हम लोग यहाँ से कवरेज करना स्टार्ट किए हुए थे। तो सोनपुर में पहले थे हम लोग, और सोनपुर में ये लगा हमें कि लोग चेंज करना चाहते हैं। फिर हमने आगे बढ़ा, एक नया गांव पड़ता है, उस चौक पे हमने रुका था, वहाँ पे हम लोग चाय वगैरह लिए और वहाँ पे लोगों से बात किया हमने। शीतलपुर भी जी जी जी, वहाँ पे हमने बात किया तो वहाँ पे रुझान कुछ अलग लगने लगा। फिर वहाँ से हम लोग शीतलपुर की तरफ गए तो वहाँ पे रुझान अलग लग गया। आप जैसे बोल रहे हैं समाहरणालय में जैसे ही हम लोग पहुँचे तो आप खुद पहले ही बोले कि सोनू जी एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे रोहिणी आचार्य का बोलबाला है। बट कैसे माहौल चेंज होता है, शायद ये राजनीतिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और ये तो भली बात ही आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग भी खुद सोच रहे थे कि रोहिणी आचार्य निकल रही है, लेकिन कैसे क्या हुआ वो खुद आप ही व्याख्या अब देखिए, अब आरा की सीट की अगर बात करें जी, तो आपको याद होगा जब हम सुबह 7 बजे पहुंचे थे। जी, जी, जी। और उस जैसे ही मार्केट में इंटर किए थे जी। तो वहां जब हम पहला पब्लिक ओपिनियन किए थे, जी। वहाँ सीधे पलटी मारा हुआ था जी, जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। वहां से वो निकलेगा सीपीएम के जी, नहीं सर, वहाँ पे पहले तो हम लोग वहाँ महावीरी नहीं चौक पे जब हम लोगों ने बात किया था, जो चौक पे हम वहाँ लोग एक बाइक वाले ने सीधे कहा कि नहीं, इस बार जो है सो आरके सिंह को लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई रोड सड़क बनाने से कोई विकास नहीं होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि इस बार जो है सो बदलाव चाहिए। जी, जी, तो जी। इसके समीकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक्चुअली ऐसा था ना, वहाँ का माहौल कुछ अलग था। हमने देखा आरके सिंह और सुदामा प्रसाद का बोलबाला चल रहा था, दोनों का टक्कर, कांटे की टक्कर, पहले ही बताया वो लोग कि कांटे का टक्कर चलेगा। लेकिन जो मुस्लिम समाज से 2-3 लोग, हम लोग मुस्लिम से भी बात किए हुए थे वहाँ पे, तो वो लोग बोल रहे थे कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हालांकि आरके सिंह विकास भी किए हैं, रोड नाले सब चीज़ बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों को विकास चाहिए था, जिस तरह से रोजगार चाहिए था, वो नहीं कर पाए। खास मुद्दा वहाँ का लोग यही जी, था जी, जी, कि सिर्फ मुस्लिम समाज की बात ना कहें, अगर आप अदर समाज की भी बात में लें तो हम लोगों ने जो वहाँ मंथन किया, ओपिनियन के से जो हम लोगों ने जाना, समझा, परखा, उसमें यही लग रहा था कि वहाँ परिवर्तन है। जी, जी, जी। और लोग परिवर्तन चाह रहे थे, बदलाव भी करे। हाँ। वो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भाई विकास किए उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे परिवर्तन करना है इस बार। नए लोग को मौका भी मिलना चाहिए। कहा नए लोग को मौका मिलना चाहिए। अब हम लोग लास्ट में गए हुए थे, एक चौक पड़ रहा था पासवान चौक, वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोल रहे 3 तारा, क्योंकि यादव के यादव का भी 3 तारा वाली बात पहले तो मुझे समझ में नहीं आई। जी, ये 3 तारा की बात क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि 3 तारा का। हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ पे 3 तारा की बात हमने भी नहीं समझ पाया इस चीज़ को, लेकिन फिर मतलब 2-3 लोग वहाँ पे पासवान थे, तो हमने पासवान जी से बात किया कि भैया क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है यहाँ का? तो उसने बताया कि माहौल दोनों का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार हम लोग समर्थन करेंगे, 3 तारा को समर्थन करेंगे। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने खास तौर पर बताया कि हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यहाँ पे विकास हुआ है, ना कि विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परिवर्तन करेंगे। हम लोग का मुद्दा है रोजगार, और व्यक्तिगत तरीके से हम लोग सुदामा प्रसाद को ही चाह रहे हैं। अब देखिए, अब सबसे अंत में हम लोगों ने पटना किया था, और पटना में जो हम लोग यहाँ से निकल के पाटलिपुत्रा लोकसभा
क्षेत्र पहले किया था जी, जी। और उसमें जो ग्रामीण इलाका है जी। उस ग्रामीण इलाका में सीधी बात थी कि दोनों का खींचातानी चल जी, रहा जी, था। जी, जी। एक तो कह रहा था कि मीसा जी स्कूटर से आती है और भैंस पे भाई चढ़ के साहब, चली जी, जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ बूढ़े पुरान लोग जो थे जी, वो जी। कह रहे थे कि सिर्फ हेमा मालिनी की गाल बनाने की बात कर रहे जी, थे जी, लालू बिल्कुल, यादव, जी, जी। आज तक कुछ नहीं। मतलब शुरुआत में लग रहा था कि उनके विरोध है, जी, जी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए जी, जी। तो लोगों ने ये कहा कि हमको सपोर्ट करने वाला लोग चाहिए। आज तक रामकृपाल यादव इधर नहीं आए। नहीं, उनका कथन ये था सर कि रामकृपाल यादव ऐसे नेता हैं, कोई भी चीज़ ऐसा होता है, मरण हो या किसी की बेटी की शादी हो या छोटा सा पार्टी फंक्शन भी होता है तो वो पहुंच जाते हैं, विकास भी किए हैं। लेकिन इस बार फिर भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं। और वो व्यक्तिगत वहाँ पे यादव समाज भी थे कुछ लोग, तो उनके मन से कुछ और बोल रहा था। हमने उस वीडियोज़ में कहा भी है कि भैया आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने मन के मतलब भावना को न उजागर करके आप इन लोगों को देखकर बोल रहे हैं कि हम रामकृपाल यादव को चाहेंगे और व्यक्तिगत वोट आप मीसा भारती को करने वाले हैं। तो उसने बताया कि नहीं नहीं भैया, ऐसा हंसते हुए बताया। तो उसे साफ अंदाजा लग रहा था कि मीसा भारती का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। अभी हम बात करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद की। जी, जी, जी। हम लोग हम और अंशु जब रविशंकर प्रसाद के क्षेत्र में हम लोग निकले थे जी। तो उस क्षेत्र में तकरीबन 5-7 स्पॉट मैंने किया था। जी, जी, जी। और जिसमें 90% लोग रविशंकर प्रसाद को पसंद नहीं कर रहे थे। जी। उनका कहना था कि रविशंकर प्रसाद नो डाउट ठीक है, अच्छे लोग हैं और वो बहुत जानकार लोग हैं, लेकिन विकास के स्तर पे अगर देखा जाए रविशंकर प्रसाद का, तो वो ना जनहित के लिए आते हैं ना सामने बैठ करके कोई बात करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ आरजेडी की पलड़ा भारी लग रही जी, थी। जी, जी। उसमें आप क्या कहेंगे कि सच में रविशंकर प्रसाद, अभी देख रहे हैं रुझान क्या है, जी, जी। रविशंकर प्रसाद एकदम सबसे आगे चल रहा जी, जी, है। जी। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन को पनपने देगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। सर देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑटो चालक थे। हमने दीघा पुल पे गया था, वहाँ पे एक प्रत्याशी था जो कि कोई SUCI का नाम से था। ठीक है, हमने उनसे बात भी किया तो भैया उसने बताया कि अंशुल अभिजीत इस बार नहीं आएंगे, इस बार हम आ रहे हैं। तो हमने बोला कि भैया आप ऐसे कैसे दावा कर रहे हैं, ऐसे कैसे दावा कर रहे हैं आप? तो उसने साफ तौर से बताया कि बेरोजगारी और हम लोग बेरोजगारी, महंगाई हम चरम पे है। ठीक है, इसको लेकर हम लोग भगाना चाहते हैं और हम अपने लोगों को अपने अंदर खींचना चाहते हैं। और अंशुल अभिजीत का नाम वहाँ पे नहीं ले रहे थे लोग। रविशंकर प्रसाद की मैंने बात की तो रविशंकर प्रसाद को उसने साफ तौर से वो बोला कि हम इस मुद्दे को लेकर हम नहीं बोलना चाहते हैं। अंशुल अभिजीत को लेकर खासतौर पर सीधे आगे, लेकिन रविशंकर की बात आई तो वो लोग शांत हो गए, गौन हो गए। जी, तो देखिए ये सारी बातें हैं और आपको बता दूं कि अभी रुझान चल रहा है और इस रुझान में आगे पीछे सब लोग हो रहे हैं। बस 1 से 2 घंटे की बात है। तब तक आप लोग अपने टेलीविज़न, अपने मोबाइल से नज़रों बना के रखे रहिए और आपको रुझान बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन इस बार मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को ज़ोरदार शिकस्त देने को महागठबंधन तैयार है।